अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात जो है वो खबरों में कई ग्रुपिंग की जो है वो बातें हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शानदाना गुलजार ने अपने एक बयान में ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अरकान असम्बली को वकला से लड़ाया जा रहा है। मुझे आज पता चला कि आतिफ खान और वजीर आला का भी ग्रुप है, और उन्होंने कहा कि सिर्फ बानी पीटीआई इमरान खान को ही टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले जो है इमरान खान के साबिक वकील फैसल चौधरी का यह कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी टीम है उसमें तजर्बे की कमी है। सियासी टीम बानी को बाहर लाने का जो लाहे अमल है वो अभी तक देने में नाकाम है। ईद के बाद सड़कें कैसे गर्म होंगी, सियासी लोग खुद तो आते नहीं। और फैसल चौधरी को इमरान खान की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज उनकी लीगल टीम से भी निकाल दिया गया था। फिर साथ ही साथ जो मेंबर कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन या शेर अफजल मरवत जो हैं वो उन्होंने भी कहा था कि अंदेशा है कि अलीमीन गंडापुर की भी छुट्टी हो जाएगी, और उनकी छुट्टी वही लोग कराएंगे जो दीगर लोगों की छुट्टी करा रहे हैं। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुतवक्के एहतजाज मौखर कर देगी। बिलावल भुट्टो की ऑफर कबूल करके पीटीआई की मौजूदा क़यादत को फेस सेविंग मिल जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद एहतजाजी तहरीक और जलसों का भी ऐलान कर रखा है। फिर इसका कहना है कि बाकी सियासी जमातों को भी इकट्ठा करेगी। ये जलसे कैसे होंगे, इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, और फिर ये बाकी सियासी जमातों को किस तरह से इकट्ठा करेंगे, और जो अंदरूनी मामलात हैं पार्टी के, इन पर बात करने के लिए रऊफ हसन साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ हसन साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो बयानात हम देख रहे हैं, ग्रुपिंग की बातें, अंदरूनी इख्तलाफात की बातें, ये पार्टी के अंदर क्या हो रहा है सर? थैंक यू रहमान साहब, आपने एक दफ़ा फिर मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है। रहमान साहब, पार्टी में एक सियासी जमात है और एक सियासी रोल जो है वो प्ले कर रही है। कुछ नहीं हो रहा सिवाय इसके कि फोकस है हमारा खान साहब की रिहाई के ऊपर, और उसी सिलसिले में जो कि आपने अपने इब्तदाइया में भी फरमाया है, हम लोग मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं जो ईद के बाद हम लोग इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में मीटिंग्स हो रही हैं, और मुख्तलिफ जो नए स्टेक होल्डर्स, नए पोलिटिकल ग्रुप्स जो हैं, पार्टीज जो हैं, जो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनकी भी इनपुट ली जा रही है। ईद के बाद होपफुली एक लार्जर मीटिंग होगी तमाम लोगों को शामिल करके, और एक कंसल्टेटिव सेशन होगा जिसके बाद जो खदोखाल हैं इस तहरीक के, उनको फाइनलाइज किया जाएगा, और वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ भी हम शेयर करेंगे। इस वक्त तो हमारी जो प्रिंसिपल एफर्ट है वो यही है जी, जो मैंने आपके सामने रखी है। अच्छा, ये जो इम्प्रेशन है रऊफ हसन साहब के पार्टी के अंदर, एक तरफ पॉलिटिकल लोग हैं और दूसरी तरफ वकला हैं। अब जो इस पे पहले भी काफी बात हो चुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये तासुर पार्टी के साथ कहीं ना कहीं स्टिक कर रहा है। पार्टी से बार बार सवाल पूछा जाता है, ये ऐसा क्यों है? वकला पार्टी चला रहे हैं या सियासतदान पार्टी चला रहे हैं? देखिए जी, पार्टी खान साहब चला रहे हैं, इमरान खान चला रहा है जी, पार्टी कोई और नहीं चला रहा। उनकी डायरेक्शंस के ऊपर जो भी वो डायरेक्शंस और एम्पावरमेंट करते हैं उसकी बेसिस के ऊपर पार्टी चल रही है। देखिए, हकायक कुछ ऐसे हैं कि पिछले 30 एक हफ्तों से, बल्कि 26 हफ्तों से जो सियासी क़यादत है पार्टी की, उसकी खान साहब के साथ कोई मीटिंग नहीं होने दी गई। आज के दिन जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आज आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में जिनको कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब खुद प्रिजाइड कर रहे थे, उन्होंने एक 6 पेज का हुक्मनामा जारी किया था जिसके मुताबिक एक SOP सारे तय किए गए थे, और उन SOP के मुताबिक आज 6 लोगों की, 6 सियासी रहनुमाओं की मुलाकात होनी थी खान साहब के साथ। वो तमाम लोग जो हमारे, जो की लिस्ट खान साहब ने प्रूव की थी, जिनकी जेल सुपरिटेंडेंट साहब को भी दी थी, उन्होंने भी प्रूव की थी खान साहब को दिखा के, तो उन 6 लोग वहाँ 11:30 पौने 12 से लेके 4:15 साढ़े 4 बजे तक वहाँ रहे हैं। तकरीबन 4.5 घंटे उन्होंने इंतजार किया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच की जजमेंट ऑर्डर के बावजूद उसको उन्होंने मुलाकात खान साहब के साथ नहीं कराई गई। अब इससे ये नतीजा बिल्कुल आप आसानी से अखज़ कर सकते हैं कि खान साहब जो हैं वो, उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है।
अब इन सियासी जो हमारे कायदीन है, जब उनकी मुलाकात खान साहब से ओवर ए पीरियड ऑफ 24-25 हफ्ते नहीं होगी और नहीं होने दी जाएगी, तो उसके बाद वही लोग जो हैं वो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे जो कि उनसे मिलते हैं, और वो लोग हमारे वकला हैं जो कि जब जो केस कोई वहां सुना जा रहा होता है अडयाला में, तो वो वहां उनसे मुलाकात करते हैं, या स्पेसिफिक कोई और पर्पस हो तो उसके लिए मुलाकात करते हैं। तो इस वक्त ये एक हकीकत है कि खान साहब के साथ मुलाकात करने वाले जो है 99% लोग जो है वो वकला ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये नतीजा अखज़ करें कि पार्टी में कुछ डिविशन है सियासी रफ़ाक़ा के दरमियान और जो वकला है के दरमियान, नहीं, मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन सियासी जो रहनुमा होते हैं उनकी एडवाइस जो होती है वो भी बहुत अहम होती है पार्टी के अंदरूनी मामलात को चलाने के लिए। देखिए, लेकिन आपने कहा कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं, आपने कहा कि वकला जो है वो ज़ाहिर बात है उनका इन्फ्लुएंस है, उनका मिलना जुलना जो है वो ज़्यादा है, लेकिन वकला को तो सिर्फ मैसेंजर होना चाहिए, जो मैं आपकी बात जो है वो समझाऊं। लेकिन इंप्रेशन ये है कि जैसे वकला पार्टी चला रहे हैं, तो फिर ये इंप्रेशन जो है वो पार्टी के जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं उनमें ये क्यों आ रहा है या कहां से आ रहा है? देखिए, ये इंप्रेशन गलत है, बिल्कुल इसलिए गलत है कि जो वकला भी जब मिल के आते हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो पार्टी को ट्रांसमिट की जाती है, वो डिबेट होती है, डिस्कस होती है पार्टी के वेरियस एशलॉन्स के ऊपर, पर्टिकुलरली द कोर कमेटी एंड द पॉलिटिकल कमेटी। तो वो जो खान साहब के जो डायरेक्टिव्स होते हैं उनके मुताबिक फैसले किए जाते हैं। लेकिन जो फिजिकल मीटिंग हो रही है, जो मेरा कहने का मतलब था वो ये जी कि जो फिजिकल मीटिंग है, फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है इस वक्त वो वकला जो है वही कर रहे हैं खान साहब के साथ, उनका ही है सिर्फ खान साहब के साथ। और जो सियासी कायदीन है वो उनका डायरेक्ट कोई रबत जो है, कोई राब्ता जो है वो खान साहब के साथ पिछले काफी हफ्तों से नहीं रहा। तो ये एक खला है जो कि क्रिएट होया हुआ है, लेकिन इसकी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो पीटीआई के ऊपर नहीं डाली जा सकती। इसकी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो जो हुकूमत है, जो वो वहां जो लोग बैठे हुए हैं जो ये फैसले कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, वो रिस्पांसिबल है इस सारी चीज के। और शायद ये एक सोचा समझा मंसूबा हो जिसके तहत इस किस्म की कोई डिविजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम जो है वो कोई दरमियान में किरदार अदा करते हैं। आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो इस वक्त मामलात हैं उसमें क्या पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो कोई किरदार अदा कर सकते हैं? रहमान साहब, पहले तो बिलावल भुट्टो साहब और उनकी पार्टी का अपना स्टेटस जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या है, क्योंकि उनका कोई एक बयान आया था, मैंने सुना था 4-5 दिन पहले, उन्होंने कहा था हम ना हुकूमत के अंदर है ना हुकूमत से बाहर हैं। तो इस किस्म का कोई रोल प्ले करने के लिए पहले उनको अपना स्टेटस जो है वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि क्या वो हुकूमत का हिस्सा है या नहीं। अगर तो वो हुकूमत का हिस्सा है तो फिर ये पॉसिबली वो ये रोल टेक ऑन कर सकते हैं, ये चैलेंज टेक ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हुकूमत का हिस्सा है ही नहीं फिर तो वो ये रोल वैसे ही टेक ऑन नहीं कर सकते हैं। तो जब उनके रोल जो है उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन आएगी, उनके स्टेटस के बारे में, तो हम पर से किसी किस्म के मुज़ाकरात से भागने वाले नहीं हैं। हमें पता है कि अल्टीमेटली मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। तो अगर वो कोई उनकी तरफ से ऑफर आएगी, अपना वो स्टेटस क्लैरिफाई करें कि वो हुकूमत का हिस्सा है, फिर उसके बाद अगर उनकी तरफ से हमें कोई फॉर्मल ऑफर आती है तो वो पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करके हम उसका एक एडिक्वेट अप्रोप्रिएट रिस्पांस जो है वो उनको भेजेंगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन आपको कोई इम्कान नजर आता है? देखिए, अब क्योंकि ये कॉन्फ्रेंसेस की बात है, ईद के बाद एकदम से पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हैं वो उनमें भी जो है वो तेजी आएगी। क्या ये जो कोई गैप है, बाकी मामलात पर नहीं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ पूछना चाहता हूँ, ये जो सिक्योरिटी वाला मामला है, सिक्योरिटी वाले मामले पर क्या तहरीक इंसाफ कोई तरीका है कि हुकूमत के साथ बैठ जाए या बात कर ले? रहमान साहब, हम तो उस दिन भी जाना चाह रहे थे जब ये एनएससी की मीटिंग पहले हुई थी। हमने नहीं कहा था कि हमने नहीं जाना। अब मुझे कोई बता दीजिए स्टेटमेंट किसी लीडर की हम नहीं आएंगे। हमने जाना चाहते थे और हमने कोशिश भी की। उसमें है क्या था कि जी हमारी खान साहब के साथ मीटिंग करा दें ताकि इसी कमेटी में शिरकत के लिए उनकी गाइडेंस जो है, उनकी गाइडलाइंस जो है वो हमारे पास आ सके, ताकि हमारी प्रेजेंस वहां इफेक्टिव हो सके। लेकिन हुकूमत ने वो मुलाकात नहीं अरेंज किया। मुझे बताइए, ये हुकूमती काबरीन से आप पूछिए ना कि उस मुलाकात से
क्या डैमेज होता था उनका, क्या रेपुटेशन उनकी खराब होती थी, क्या होता था। इससे एक ही चीज साबित होती है कि हुकूमत खुद इंटरेस्टेड नहीं थी कि हम जो है उस एनएससी में शिरकत करें, इसलिए वो उस एनएससी में कुछ हुआ नहीं है, कोई फैसले नहीं कर सके। जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बाहर होगी तो कैसे आप सिक्योरिटी रिलेटेड फैसले कर सकते हैं, खास करके वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 2 सूबों में से जो कि रेस्ट प्रोविंसेस हैं, एक में उनकी हुकूमत भी है विच इज केपी। तो मतलब उस मुलाकात कराने में क्या हर्ज था। लेकिन वो देखिए, वो कह रहे हैं कि ये तो एक ब्रीफिंग थी, आपको इस एक ब्रीफिंग लेने के लिए भी इमरान खान से मुलाकात की जरूरत थी। हमारी इंफॉर्मेशन ये नहीं थी कि ब्रीफिंग की है, ना हमें इतला दी गई थी कि सिर्फ ब्रीफिंग है, हमें इतला दी गई थी कि उसमें बड़े इंपॉर्टेंट फैसले करने हैं। बल्कि आपको याद होगा कि उसी शाम को जिस दिन एनएससी की मीटिंग हुई है, हमारी जो क्या से कहते हैं कैबिनेट की मीटिंग जो है वो भी कॉल की गई थी, और हमारी इंफॉर्मेशन ये थी कि जो फैसले वहां किए जाएंगे कैबिनेट उसी शाम को उनको अप्रूव भी कर देगी। लेकिन चूंकि हम नहीं गए, इसलिए अंडरस्टैंडेबली वो फैसले नहीं किए जा सके। हमारी इतला ये थी, और उस सिलसिले में अगर कोई फैसले होने थे तो उस सिलसिले में खान साहब की जो डायरेक्शंस और गाइडेंस जो है वो अशद जरूरी थी, उसके बगैर हम शिरकत नहीं कर सकते थे, अदरवाइज हम अपना रोल प्ले नहीं कर सकते थे उसमें। हाँ ठीक है, तो अब रऊफ हसन साहब, ईद के बाद किस तरह से एहतजाज करने जा रही है पार्टी? ये जी हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, और ये प्लेटफॉर्म जो हमने लार्जर प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तश्कील दिया है, इसमें बहुत सारी और जमातें शामिल हुई हैं। मौलाना साहब के साथ भी बातचीत हो रही है, आई होप कि वो भी फैसला कर लेंगे, हतमी फैसला कर लेंगे। एक पॉइंट के ऊपर तो उनका हमारे साथ कंसेंसस है कि पाकिस्तान में आइन जो है उसको रिस्टोर करना चाहिए, वो खुद भी फरमा चुके हुए हैं। तो अब ये होपफुली ईद के फौरन बाद इस लार्जर प्लेटफॉर्म की मीटिंग होगी, इस इत्तेहादी ग्रुप की मीटिंग होगी, जिसमें कि बाकी खाल जो है तहरीक के वो तय किए जाएंगे, और किसने इसको लीड करना है उसके बारे में फैसला किया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा हफ्ता 10 दिन के बाद ये सब मसाइल जो है ये डिस्कस हो के हल होंगे। अच्छा, और आप होपफुल हैं कि मौलाना फजल रहमान आपके साथ चलने के लिए जो है वो तैयार होंगे? हमारी ख्वाहिश है और हमें उम्मीद भी है कि वो हमारे साथ चलेंगे जी। अच्छा, लेकिन जो तहरीक इंसाफ और जेयूआई के दरमियान मामलात थे, स्पेशली 26वीं यानी तरमीम और फिर ये जो एहतजाज वाला मामला, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? रिजॉल्व हो जाएंगे ये इश्यूज या होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? इश्यूज नहीं है, कुछ ऑब्जर्वेशंस थी उनकी। देखिए वो 26वीं आईनी तरमीम, दैट्स ऑल इन द पास्ट, वो अब देखेंगे कि मुस्तकबिल में किस तरीके से उसको टैकल करना है। शायद इसी प्लेटफॉर्म से उसको टैकल किया जाए व्हेन द टाइम कम्स। लेकिन वो जो उनके साथ जो हतमी फैसला ना होने की एक बड़ी वजह यही थी जो मैंने पहले अर्ज किया है कि जी हमारी मुलाकात खान साहब के साथ नहीं होने दी जा रही। ये तमाम फैसले जो हैं ये उस मुलाकात में होंगे जो कि खान साहब के साथ होगी, जो हमारे सियासी अकाबरीन उनके साथ मुलाकात करेंगे। तो हम देखते हैं कि ईद के बाद अगर वो नहीं फिर भी नहीं होती, आज के जो एक्सपीरियंस आप हुआ है आपके सामने है कि हाईकोर्ट की, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की ऑर्डर के बावजूद हमारे उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। अगर ऐसे मामला रहते हैं तो फिर कोई ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढा जाएगा कि उनकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो सिक्योर की जाए और उसकी रोशनी में तमाम फैसले किए जाएं, क्योंकि ये फर्दर डिले नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए रऊफ हसन साहब, ये जो इंप्रेशन बन रहा है कि पार्टी हर चीज जो है वो इमरान खान से पूछ कर ही जो है वो आगे चलाना चाहती है, तो क्या वो हुकूमत है वो आपसे आपकी मुलाकात नहीं होने दे रहे? आप कह रहे हैं कि इमरान खान से, तो फिर इससे पार्टी को चलाने में तो आपको मुश्किलात का सामना नहीं है? पार्टी चलाना एक चैलेंज नहीं बन गया? ये जो आप लोग बाहर हैं और जो पार्टी के मामलात को जो चला रहे हैं। देखिए मुश्किलात तो हैं, मैं खुद बयान कर रहा हूं मुश्किलात के जी। हमारी सियासी लीडरान की मुलाकात ही नहीं होने दी जा रही, तो मुश्किलात तो डेफिनेटली हैं, मैं एग्री करता हूं आपके साथ। लेकिन पार्टी चल रही है जी, पार्टी इज फुली फंक्शनल। हम फैसले भी कर रहे हैं, जो फैसले करने होते हैं वो हम करते हैं, फिर वो खान साहब तक चले जाते हैं, खान साहब उसके बारे में यस और नो कर देते हैं, तो उनको अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है जो कि करना था। नेशनल सिक्योरिटी का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। इसी तरह के और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके बारे में उनकी डायरेक्ट इनटेक जो है, डायरेक्ट इनपुट अशद जरूरी होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो लोग खुद, हम लोग जो सियासी लीडर है वो उनसे मिलके डायरेक्टली उनसे इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस लें, ताकि बेहतर तरीके से फैसले हो सके, बेहतर तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो जो अथॉरिटीज हैं, जो जेल अथॉरिटीज और जो हुकूमतें वक्त हैं, हुकूमतें जो है, फेडरल गवर्नमेंट भी है, पंजाब की हुकूमत भी है, इनको चाहिए कि
ये जो उनके ये जो जबर और कयूद जो उन्होंने इम्पोज की हुई है, ये मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से रियासत के मामला चलाने चाहिए और रियासत के मामला आगे बढ़ सकते हैं। तो रिव्यू करना चाहिए, उनको सीरियसली रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के हालात मुसलसल खबरों में हैं और वहां पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, कोयटा में डबल रोड के करीब एक पुलिस गाड़ी के करीब धमाका हुआ जहां पर 2 अफराद जाँ बहक और 21 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक सुबह बलूचिस्तान के दारुलहुकूमत कोयटा में डबल रोड पर वाक़े बड़ेश मार्केट के सामने जो है वो पुलिस गाड़ी थी जिसके करीब ये धमाका हुआ और धमाका खेज मवाद जै वक़ुआ पर खड़ी एक मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। ये जो धमाका था ये रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया और इस धमाके से पुलिस वैन को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो जो ओरमाड़ा के करीब जो इलाका है कलमित, वहां पर भी जो है वो नामालूम हमलावरों ने फायरिंग करके 6 अफराद को जो है वो कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये नामालूम हमलावर थे जिन्होंने फायरिंग करके इन लोगों को टारगेट किया। 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि एक जख्मी ने अस्पताल में दौरान इलाज जो है वो दम तोड़ दिया। अब वहां पर जो है वो ऑपरेशन भी जो है वो चल रहा है। पुलिस के मुताबिक जो जांबाक अफराद हैं ये गवादर से कराची जा रहे थे और एक शख्स का ताल्लुक जो है वो मुल्तान से है, जबकि दीगर जो अफराद हैं उनकी शनाख्त का अमल जो है वो मुसलसल अभी भी जो है वो उसकी शनाख्त का अमल जो है वो जारी है। इससे पहले गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान के इलाके कल्लात और नोशकी में हफ्ते के रोज़ दहशत गर्दों की जो कार्रवाइयाँ थी, 2 वाक़यात हैं जिनमें 4 पुलिस एहलकार और इतनी तादाद में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर जो है वो जाँ बहक हो गए। ये तमाम वाक़यात जाफ़र एक्सप्रेस आने के बाद हुए हैं। इसके अलावा जो बलोच यकजहती कौंसिल है उसके कारकुनों को मुजाहरा करने पर कराची और बलूचिस्तान से गिरफ्तारियाँ भी हुई। अब ये बलूचिस्तान के जो मामलात हैं, इन मामलात में हम एक तवातुर के साथ जो है वो ख़राबी इस वक्त जो है वो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये सानिया जाफ़र एक्सप्रेस जब हुआ था तो उसके बाद से जो है वो जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स हुई और जो मामलात उस बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से सामने आया उसमें ये भी पता चला कि इसमें 2 हमसाया ममालिक अफ़गानिस्तान और भारत दोनों जो है वो इनमें जो है वो उनका ताल्लुक़ है और एक तो बलूचिस्तान की जो सरजमीन है वो इस्तेमाल हो रही है। आज भी दफ्तर खारजा ने इस हवाले से बात की है कि पाकिस्तान के जो खसूसी एलची हैं वो अफगानिस्तान गए हैं और वहाँ पर उनके दौरे के दौरान भी सानिया जो जाफ़र एक्सप्रेस है उसमें बलूचिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल होने का मामला अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने का मामला जो है वो उनके साथ भी जो है वो उठाया गया है। फिर साथ ही साथ जो भारत वाला फैक्टर है वो भी इसमें खासा अहम है क्योंकि ये तमाम तर वाक़यात और इनकी टाइमिंग जो है उस पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। बलूचिस्तान में ऐसा लग रहा है कि एक ख़ास मंसूबे के तहत जो है वो इन हालात को ख़राब करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। अब एक तरफ तो ये सिक्योरिटी से जुड़े मामलात हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है उस हवाले से भी बहुत जो है वो जोर दिया जा रहा है कि इस वक्त ज़रूरत है कि बलूचिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस को भी एंगेज किया जाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ सिक्योरिटी ऑपरेशन भी हो और साथ ही साथ जो है वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट का प्रोसेस भी जो है वो जारी रहे। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब जो है वो मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद बात करते हैं। जाहिद महमूद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद महमूद साहब हम एक पैटर्न देख रहे हैं और ये पैटर्न ये है कि सानिया जाफ़र एक्सप्रेस के बाद भी ये वाक़यात का सिलसिला रुका नहीं है, उसी तरह से टारगेट किया जा रहा है मजदूरों को, मुसाफिरों को और पुलिस वालों को। क्या वजह है ये पैटर्न, ये वजूहात आपको इसकी क्या नज़र आती हैं और ये एकदम से इन वाक़यात में जो एक इजाफा है उसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया जी इनवाइट का। देखिए इसको हमें वी शुड अंडरस्टैंड दिस, खासतौर पे मैं चाहूंगा कि हर पाकिस्तानी ये समझ ले कि इस वक्त हम एक हाइब्रिड वॉर का सीरियसली विक्टिम हुए हैं जी। सीरियस एप्लीकेशन है हाइब्रिड वॉर की, 5th जनरेशन वॉर की, प्रॉक्सी की और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, तो इसका मिक्स है।
और ये एक काइंड ऑफ इंसर्जेंसी की एक सिचुएशन क्रिएट की गई है। और इंसर्जेंसी में आपको पता चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो पीपल ऑफ द रीजन होते हैं, जब वो एरिया होता है जहाँ पे ये चीजें चल रही होती हैं जी। तो उसकी एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और उसका सबसे पहला इफेक्टिव चीज ये होती है कि आप सिक्योरिटी कितने सीरियस कंडीशंस वहां पे क्रिएट कर दें कि वहां के रहने वाले लोग, जिनको मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहा हूँ, उनमें इतना फियर आ जाए कि वो स्टेट की जो एलिमेंट्स है उनके बीच में उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए जी, या उनका जो एक विल टू स्टे विद द स्टे, वो एक फियर्स उसके ज़हन में इतने ज्यादा डाल दिए जाएं कि वो जो इंसर्जेंट्स हैं कह लें, या जो प्रॉक्सीज हैं, उनके इंटिमिडेशन के नीचे आके वो अपनी लॉयल्टीज को चेंज करने के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर दे। फिर सर्ज है जी। इसकी वजह पे मैं जैसे एक पूरी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्टेट पीछे खड़ी है जी, जिसका भारत नाम है। तो इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, एक रैग टैग बलोची वेपन लेके पहाड़ पे नहीं चला गया और उसकी एप्लीकेशन नहीं है, इसका पूरा एक स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल लेवल पे इसकी थिंकिंग के साथ एप्लीकेशन हुई है जी। अच्छा, लेकिन इसमें ये अब अफगानिस्तान के साथ हमने देखा है, इस मामले को जो है वो उठाया गया है। अब अगर इस तरह से किसी और मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल होती है, ये लोग किसी हमसाय मुल्क के अंदर वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से अपने ऑपरेशंस को जो है वो जारी रखते हैं, तो फिर पाकिस्तान जैसी स्टेट के पास क्या ऑप्शन है? आई कैन अंडरस्टैंड जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी गवर्नमेंट उसको रन कर रही है जो बाय प्रोडक्ट है जी वॉर का, और एक बैड विड्रॉल वहां से हुआ एक बिग पावर का, यूएस का, वो वहां पे वेपन्स भी छोड़ गए हैं, असला भी छोड़ गया, और इसको डिसऑर्गेनाइज तरीके से छोड़ के चले गए। दूसरी अफगानिस्तान को मैं समझता हूँ कि एक ऐसी स्टेट है जिसको मैं सिंपल वर्ड में ये भी कह सकता हूँ कि दे हैव नथिंग टू लूज। और ये जो वॉर और फ्रिक्शन की जो इकोनॉमी है वो खुद तो तबाह हाल है ही है, अपने अफगानी लोगों के दुश्मन तो है ही है, उनकी कोई सोच नहीं है अफगानिस्तान के बारे में या अफगानिस्तान के को सीरियस का, तो पाकिस्तान को भी लेके डूब रहे हैं। तो कोई भी ऑर्डरली स्टेट होती जिसके कुछ स्टेक्स पे होता, कुछ उसका सोशल सिस्टम स्टेक पे होता, किसी पॉलिटिकल लीडरशिप वहां की होती, जैसे हम देखें नेतन्याहू भी जंग लड़ रहे हैं, उनका इंटरनल भी एक पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड जरूर हो रहा है, समथिंग टू लूज इन दैट वॉर। हालांकि वो भी आई थिंक एक भयानक रंग है वॉर का, जेनोसाइडल वॉर कर रहे हैं, लेकिन एक इंटरनल प्रेशर है उसके ऊपर कुछ ना कुछ, दूसरी पार्टी के है, फार राइट के। यहाँ तो कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ तो माइट इज राइट की हुकूमत है अनफॉर्चुनेटली। तो इट इज अ सीरियस चैलेंज। आपका सवाल बहुत जबरदस्त है कि इट इज अ सीरियस चैलेंज फॉर स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हाउएवर डिफेक्टिव ऑफ लीडरशिप वही है वहीं पे जी, इनको एंगेज तो करना पड़ेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टीटीपी से एंगेजमेंट से बेहतर है कि आप अफगान जो अबूरी हुकूमत है उसके साथ बेहतर आप एंगेजमेंट करें जी। अच्छा, और ये जो इंटरनल चैलेंजेस हैं, अब एक तरफ तो स्टेट ज़ाहिर बात है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, इनको परस्यू करना चाहती है, वो जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट हैं, वो जो दहशतगर्द एलिमेंट हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जो बलोच यकजहती कौंसिल जैसी तंजीमें हैं उनके एहतजाज भी जो है वो चल रहे हैं, अब उनकी गिरफ्तारियों पर भी जो है वो एहतजाज हो रहा है। तो स्टेट के पास ये दोनों जो ऑप्शंस हैं इनमें से किस तरह से जो है वो बैलेंस करके चलना है, और एक पॉलिटिकल एलिमेंट और एक सेपरेटिस्ट एलिमेंट जो है उसको डील करने के लिए जो है वो क्या तरीका हो सकता है स्टेट के पास? रहमान, अनफॉर्चुनेटली देखिए, पहले तो एक इन्होंने पॉपुलर बीवाईसी की आप जो बात कर रहे हैं, बीवाईसी एक सोशल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट बन चुकी है जी। इनिशियली दे हैड लॉट ऑफ मतलब अट्रैक्शन था उनको जो मिसिंग पर्सन पे, और इस तरह की मूवमेंट्स हमेशा एक पॉलिटिकल या एक सोशल या एक डेप्रिविएशन इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक चीजों के ऊपर इन्होंने अपनी मूवमेंट शुरू की। लोग इसकी तरफ आए भी, लेकिन मेरे ख्याल में जाफर एक्सप्रेस के बाद तो अब बुरी तरह ये वल्नरेबल हुए हैं जी। आई थिंक बिल्कुल ही अब तो बेनकाब हो गए हैं, और ये भी आप इसको भी उसी रेड सिंडिकेट का हिस्सा ही समझ लीजिए। एटलीस्ट इसकी जो लीडरशिप है, अब कुछ तो विटिंगली लोग इनके साथ शामिल हुए होंगे जिनको बिल्कुल क्लियर पता है कि किस पार्टी का वो हिस्सा बन चुके हैं या किस ग्रुप में चले गए हैं, या रेड सिंडिकेट का एक पॉलिटिकल एक फेस समझ ले, बीएलए का पॉलिटिकल फेस। लेकिन मोस्टली कई होंगे जो अनविटिंगली अभी शामिल होंगे, जैसे यूथ को टारगेट किया गया, क्योंकि देखे ना वहां पे सबवर्जन हो रही है जी, रेडिकलाइजेशन है, एक्सट्रीमिज्म है, बहुत सारे अमामल है, और ये स्टेट के फेलियर्स भी हैं। मैं इसको कहता हूँ कि स्टेट के फेलियर इन अ वे है कि ये इन चीजों को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे तो these movements will keep finding the materials
मैन एंड मटेरियल अपने अंदर शामिल होते रहेंगे जब तक हम इनको एक होलसम लॉन्ग टाइम स्ट्रेटजी के साथ नहीं डील करेंगे। तो अब मेरे ख्याल में वल्नरेबल हो चुके हैं, इनको भी आप उन्हीं का हिस्सा ही समझें। नहीं, लेकिन देखिए स्टेट को, जनरल साहब, स्टेट को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगेजमेंट तो करनी होगी सूबे के अंदर, तो वो स्टेट जो है वो कहाँ करेगी? जी देखिए, आई एग्री, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सेग्रीगेशन बहुत जरूरी है जी बलोचिस्तान के अंदर। अब देखिए ना, पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी शुरू हो रही हैं, सरदार अख्तर मेंगल भी मैदान में आ गए हैं। वो भी एक इस वक्त इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है रहमान के, शायद 15-20 मिनट में इन चीजों को एनालिसिस करना भी एक चैलेंज है जी हमारे लिए, तो ये भी चैलेंज बन गया। अच्छा। अब देखिए ना, वहां पे इस वक्त सरदारी सिस्टम जो था, या जो सरदार से पॉलिटिकल फील्ड में, उनको भी एक चैलेंज आ गया है फ्रॉम द कॉमनर्स। अब अनफॉर्चुनेटली जो वहां की पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिशियंस पावर में नहीं आते बलोचिस्तान में, उनका हमने ट्रेंड देखा है कि वो भी अपने जो पॉलिटिक्स है उसको इन्हीं डेप्रीवेशंस के इर्द गिर्द, जब वो पावर से अपोजिशन में होते हैं या बाहर बैठे होते हैं, वहां सारों को इख्तिदार चाहिए होता है। ये मैं आपको बताऊं, जब अपोजिशन बैठे तो एक जो पॉलिटिकल लीडर का रोल होता है ना जी, अपने इलाके की रिप्रेजेंटेशन का, उसको वो लेने के बजाय वो भी इन्हीं डेप्रीवेशंस, उसी एक उसमें, ठीक है इश्यूज भी है, लेकिन फिर अकाउंटेबिलिटी अगर करें आप, अगर देखेंगे कितना फंड्स गया है, 17 में से कितने लोग चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, 14 सरदार रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया। एक जब व्हाइट पेपर आप 1948 ऑनवर्ड और 72 ऑनवर्ड शुरू करें, जब ये सूबा बना है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे चेहरे जो है वो शायद अपनी बातों पर कायम न रह सके। बट एनीवे, लेकिन जनरल साहब, इसकी आपको वजह क्या नजर आती है कि ये देखिए जो मिडिल क्लास है वहाँ की, वहाँ का जो नौजवान है जिसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो देखता है कि बाकी पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, वो स्टेट से ज्यादा नाराज नजर आता है एज कंपेयर टू हिज सरदार। तो इसकी वजह आपको जो है वो क्या नजर आती है? ये पढ़ा लिखा नौजवान सामने आया है, और ये पढ़ा लिखा भी तब हुआ है कि स्टेट ने थोड़ा सा एक्सर्ट किया। देखे ना, अब मैं वो सामने आए हैं, इन्हीं को मैं कह रहा हूँ, ये कॉमनर्स जो है, ये अभी इन्होंने सरदार इन सारे निजाम के रद्द किया है जी। बहरहाल ये डेप्रीवेशंस एक थोड़ा सा हमें केयरफुल होकर बताना पड़ेगा कि डेप्रीवेशंस और सूबों में भी है जी। आप सदरन पंजाब में चले जाएं, मैं आई बिलोंग टू अटक जी, हमारी कुछ तहसील ऐसे इलाके भी हैं जहां पर अभी तक पीने का पानी नहीं है जी, बिजली नहीं है, बहुत डेप्रीवेशंस यहाँ पे। बट एनीवेज, ये मैं नहीं कहता, इट्स नॉट इनकरेजिंग, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ नहीं है तो वहां पे भी नहीं होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। यहाँ पे स्टेट का फेलियर आता है, जो फेडरेशन का काम था उन्होंने इंश्योर नहीं किया कि जो फंड्स जाते थे या इसको भांप नहीं रहे। और अब भी अगर हमने इसको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ना बनाई, देखिए हमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी है। इन अवामिल को खत्म करने के लिए हमें पीछे वो रोकना पड़ेगा। जब आप सप्लाईज रोकेंगे ना मटेरियल और मैन की, तो वो यही है, सोशल इकोनॉमिक जो डेप्रीवेशन है इनको एड्रेस करना है। तो वो ऑफ कोर्स अब कॉमनर्स हैं, वो बच्चे वो पढ़ गए हैं। अब देखिए, देयर आर 11 यूनिवर्सिटीज इन बलोचिस्तान जी। मैं तमाम यूनिवर्सिटीज में गया हूँ, मैं तमाम इनके जो वीसीज हैं उनसे मिला हूँ। वहां की देखिए रेडिकलाइजेशन सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज में हो रही है। वहां पे देखा जाए तो जो सबवर्जन है वहां पे सबसे ज्यादा हो रही है। यूथ क्वेश्चन कर रहा है, उनका हक भी बनता है, यूथ का हाथ पकड़ना है, उनसे नेगोशिएशंस, बातचीत करनी है। यूथ ही पाकिस्तान को लेके जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रहमान साहब कि बलोचिस्तान के इश्यूज का सलूशन हमें बलोचिस्तान के अंदर से ही, बलोचिस्तान के लोगों से ही लेना है जी। दे विल बी लीडिंग दीज सॉल्यूशंस। और तमाम इदारे, तमाम नेशनल पावर जो है उन्होंने पीछे खड़ा, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप अभी ओन करे जी इस इशू को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड महमूद हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे बलूचिस्तान के हालात पर और वहां पर क्या किया जा सकता है। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में जो बिजली की कीमतें हैं उनका मामला जो है वो कुछ दिनों से जो है वो उस पर बात हो रही है। हुकूमत की तरफ से इरादा जाहिर किया गया था कि बिजली की कीमतों में जो है वो कमी हो सकती है, लेकिन फिर पता चला कि शायद IMF ने जो है वो ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन उसके बाद हुकूमत की तरफ से फिर कहा गया कि हम जुबान के पक्के हैं, बिजली की कीमतें जो है वो कम करेंगे। आज खबर ये आई है कि IMF ने बिजली टैरिफ में जो है वो कमी की इजाज़त दे दी है। हुकूमत इतला ये थी कि हुकूमत जो कमी है
वो ज्यादा करना चाहती है, लेकिन जो IMF की तरफ से ये आज इजाजत मिली है हुकूमत को, उसमें 1 रुपया जो फी यूनिट है उसकी कमी की जो है वो इजाजत है। ये रिपोर्ट किया गया है मीडिया में कि IMF ने जो है वो बिल आखिर जो है वो बिजली टैरिफ में 1 रुपया फी यूनिट कमी की इजाजत दी है और ये रिलीफ जो है वो सार्फिन को जो है वो मिलेगा। इसके साथ साथ एक बड़ा फैसला जो कि गुज़िश्ता रोज कैबिनेट ने किया वो नेट मीटरिंग पॉलिसी के हवाले से था और उस पर जो खबरें थी कि हुकूमत जो है वो एक नए रेट के ऊपर जो है वो सार्फिन से बिजली खरीदेगी जिन्होंने सोलर लगवा रखे हैं। तो उस हवाले से भी काबीना ने गुज़िश्ता रोज कह दिया है कि वो इस पॉलिसी का फिर से जायजा लेंगे। अब बिजली की जो कीमतें हैं और ख़ास तौर पर आम सार्फिन, एक तो ये कि क्या उनको कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है या नहीं, दूसरा हुकूमत जो कमी लाना चाहती थी क्या वजह है कि हुकूमत उस तरह से कमी नहीं ला पा रही जिसका हुकूमत इरादा रखती है, क्या हुकूमत के पास गुंजाइश है, यह सब कुछ जो है वो IMF के कहने पर ही जो है वो उनकी इजाजत से ही होगा। और फिर ये नेट मीटरिंग जो पॉलिसी है इस पर आगे क्या हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इकोनॉमी को जो है वो कवर करते हैं एक्सप्रेस से इरशाद अंसारी साहब इस वक्त मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। इरशाद अंसारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो ये जो आज खबर आई है कि 1 रुपए की जो है वो इजाजत मिली है, इससे पहले वज़ीर आज़म तो शायद बड़ा ऐलान करना चाहते थे, लेकिन क्या इजाजत ही 1 रुपए की मिली है या गुंजाइश ही 1 रुपए की थी? अच्छा रहमान, थैंक यू। इसमें आपको 2 चीजें क्लियर कर दूं जी कि ये जो 1 रुपए वाली है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर करना चाह रहे थे वो डिफरेंट है। ये जो 1 रुपए यूनिट वाली है ये एक्चुअली कैप्टिव पावर प्लांट जो है उनको जो गैस दी जाती है उस पर जो लेवी लगानी थी उससे जो रेवेन्यू आना था उसके मद में ये इजाजत है। जो प्राइम मिनिस्टर करना चाह रहे थे वो कोई राउंड अबाउट 6 से 7 रुपए यूनिट का बन रहा था, इसलिए पहले दिन से हुकूमत ये कह रही थी कि हम शायद 8 रुपए यूनिट बिजली सस्ती करेंगे। उस पे IMF के कंसर्न से और हुकूमत का ये कहना था कि हम जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं वो हम उसका इजाफा उसकी कमी का जो है वो फायदा पास ऑन नहीं करेंगे, लेकिन उसको हम ट्रांसमिट करेंगे बिजली में। ताकि ऐसा तो नहीं कि हुकूमत की तरफ से जो दिलासा देने के लिए जो 1 रुपया जो है वो कम किया गया है? नहीं, मैं आगे यही बात करने लगा था कि अभी इसमें बहुत सारे मामला हैं, ये पेचीदा मामला है, इतना आसान नहीं है। इसमें लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है जो 1 रुपया यूनिट वाली है उसमें भी जो ग्रेड लेवी लगानी थी उसमें कैप्टिव पावर प्लांट वाले जो है वो कोर्ट में चले गए हैं और उन्होंने हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया। अच्छा। तो लिहाजा ये भी फौरी तौर पर रिलीफ तो होता नजर नहीं आ रहा। अब वो स्टे खारिज होगा, उसके बाद जाके ये इस पोजीशन में होगी गवर्नमेंट के इसको इम्प्लीमेंट कर सके। अच्छा। दूसरा जो 7 रुपए वाला है उसमें नेपरा की इन्वॉल्वमेंट है, नेपरा से अप्रूवल लेनी है, फिर उसमें मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें फिर उसके बाद आफ्टर ऑल प्राइम मिनिस्टर के पास आना है। उसमें IMF के भी कंसर्न है। अगर तो आप ये जो 2-3 महीने चल रहे हैं इसमें रेवेन्यू एडिशनल कलेक्ट कर लेते हैं फिर आप इस पोजीशन में होंगे, लेकिन हुकूमत पे जितना प्रेशर आ चुका है, जितनी हुकूमत इस पे हाइप क्रिएट कर चुकी है, ये अब हुकूमत के लिए नागजीर है। कमी तो उन्होंने हर हाल में जो है वो करना, वो ये हर हाल में करनी है। अब सिर्फ जो चीज रह गई है वो ये है कि कितनी कमी करनी है। अच्छा, लेकिन इसमें मुझे एक चीज क्लियर कीजिएगा, एक है कि हुकूमत गुंजाइश तो ऐसा लगता है कि हुकूमत देख रही है, तभी वज़ीर आज़म शायद इसका ऐलान भी जो है वो करना चाहते थे, तो मामला फिर सिर्फ IMF की इजाजत का ही है? डेफिनेटली, क्योंकि जब भी आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो फिर जो स्ट्रक्चर बेंचमार्क और प्रायर एक्शन जो आपने IMF के साथ तय किए हुए होते हैं तो वो उनको लेके आपने चलना होता है। अच्छा। और उनमें जो बेंचमार्क्स में और जो शराइत हैं उसमें जो बुनियादी शर्त ये है कि आपने जो रेवेन्यू टारगेट उनके साथ मीट किए हुए तय किए हुए हैं कि आप इतना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। अगर तो वो अप टू द मार्क जा रहे हैं तो फिर या एडिशनल रेवेन्यू आपके पास आ गया, फिर आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप क्वेश्चन लें कि हम ये एडिशनल मेजर लेना चाह रहे हैं। ठीक है, वो IMF इजीली मान जाता है। लेकिन जब वहां पे आप ऐसी पोजीशन में नहीं होते तो फिर IMF कहता है कि अगर आप ये करना चाह रहे हैं, आप उसका बताते हैं ना कि अगर हम बिजली की कीमतें कम करेंगे तो उसका अगर एक तरफ रेवेन्यू का लॉस होगा तो दूसरी तरफ उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा, इंडस्ट्रियल रिवाइवल होगा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, हमारी जो एक्सपोर्ट है उसको रिलीफ मिल सकेगा, हमारी एक्सपोर्ट जो चीजें हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो कीमतों का मुकाबला कर सकेंगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। इस तरह एक रिवाइवल प्लान होगा तो उससे हमारा एडिशनल रेवेन्यू जितना हमारा लॉस होगा उससे ज्यादा हमें रेवेन्यू आ जाएगा। हाँ। तो ये सारा प्लान वो देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से होता ही है कि पिछले जितने प्रोग्राम में हम IMF के गए हैं तो इस तरह के जो हम उनको रैशनल बना के देते हैं ना तो वो फुलफिल नहीं होते, तो उसकी वजह से एतमाद का फुकदान आ जाता है। वो फिर हवाला देते हैं कि आपने मतलब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर का हर मरतबा क्वेश्चन रखा जाता था। आप FBR की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें कि जब IMF की बात होती है तो वो बताते हैं कि हमने, और रेवेन्यू टारगेट भी जब वो रखते हैं तो वो बताते हैं कि जी हमने लेट्स सपोज
100 अरब रुपए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से रखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से हम 100 बिलियन रुपीस एडिशन कलेक्ट करेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। IMF फिर उसको मानता नहीं है, उसको जीरो कर देते हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने तो कहा कि हमारी तो कारकर्दगी ऐसी है कि IMF भी हैरान है। फिर उन्होंने 34 अरब डॉलर का भी जो है वो हवाला दिया। उन्होंने कहा हम टैक्स भी जो है वो अच्छा इकट्ठा करें। तो ये इन तमाम तर हमारी कारकर्दगी के बावजूद भी IMF हमारे लिए गुंजाइश निकालने को जो है वो तैयार नहीं है, या जो आप कह रहे हैं कि ये जो एक थोड़ा सा मार्जिन जो है वो रखा जाता था कि ठीक है अगर रिवाइज करना है, उसके लिए तैयार नहीं है। नहीं, IMF का इतना इशू इस हवाले से नहीं होता। मैंने आपको बताया कि जो आप उनके साथ शराइत तय करते हैं, उनका जो मतमे नजर होता है या मकसद होता है, वो कहते हैं ये शराइत आप पूरी करें। अच्छा, अब आपने कैसे, ये आप इजी टारगेट आप सेट करते हैं कि आप चूंकि बिजली के सार्फिन है, वो आसान हदफ है। नहीं, पेट्रोल है, जब आप इतनी देर IMF प्रोग्राम में रहते हैं तो आपके पास नेगोशिएशंस का आपका एक ट्रस्ट लेवल तो बिल्ड होता है। फिर नेगोशिएशंस में भी कोई गुंजाइश होती है जहां पर IMF के साथ जो है वो बातचीत होती है? डेफिनेटली होती है। आपको कई जो ऐसे एक्शंस होते हैं जिसपे आपको एग्जम्पशंस मिलती हैं। अच्छा, ये पहले तो बहुत ज्यादा एग्जम्पशंस मिलती थी हमें। अच्छा, लेकिन ये हाथ हल्का रखा जाता था, हाथ हल्का रखा जाता था। लेकिन मैंने आपको बताया ना, ट्रस्ट डेफिसिट होता है। जब आपने उनके ट्रस्ट को पूरे तरीके से ब्रीच किया तो फिर वो आपकी इन बातों को नहीं मानते। अच्छा, लेकिन देखिए, ये IMF का भी इम्तिहान होता है। जो IMF की टीम जहां पे बातचीत करने के लिए आती है, वो भी इस इम्तिहान में होती है। अगर ये प्रोग्राम डी ट्रैक होता है तो पाकिस्तान के साथ साथ उनकी टीम पे भी क्वेश्चन उठते हैं, तो उनका भी पूरा ये मकसद और कोशिश होती है कि ये प्रोग्राम डी ट्रैक ना हो। अच्छा, और वो कोशिश करते हैं कि ये जो इक्तिसादी हमारा रिव्यू होता है ये कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए और कामयाब भी हो। और इसमें भी इसी तरह हुआ। आप देखें, पहले जब वो यहाँ पे रहे हैं 14 तारीख तक, तो उन्होंने सारी बातचीत की है। तो उसके बाद उन्होंने जाके जो है वो उसमें बताया कि हमारी ये बातचीत अच्छी रही है और पेशरफ्त हुई है, लेकिन क्लियर कट मैसेज नहीं दिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमारी वर्चुअल जो मुलाकातें वो रहेंगी। अच्छा, उन वर्चुअल मुलाकातों में फिर ये चीज थी कि जो बिजली की कीमतें कम करनी थी, उस पर उन्होंने कहा था कि हम इस पे बातचीत करेंगे कि भाई आप जो लॉस होगा तो फिर वो आप अल्टरनेट तरीके से कहां से पूरा करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये तो एक ग्रिड लेवी की बात हो रही है ना, इसके अलावा एक कार्बन जो लेवी है वो भी लगाने की बात हो रही है। IMF के साथ हमने वो भी उनको यकीन दहानी कराई है कि कार्बन लेवी भी हम जो है वो आयद करेंगे। वो जो बड़ी गाड़ियां उन पे कार्बन शायद ये लगेगी, और ये भी काफी देर से चला आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ IMF के साथ जो हमने ये किया ना, इसका इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आएगा, साथ साथ हमारी इंडस्ट्री पे भी आएगा। क्योंकि हम वो ऐसे एक उलझे हुए रेशम में हमने अपना हाथ फंसाया हुआ है ना, तो हम देखते हैं कि अब एक तार इधर से सीधी करते हैं तो दूसरी तार उलझ जाती है। तो अब हमारे पास इंडस्ट्री तो हमने इतनी लगाई नहीं है, रह जाए कि हम एक दो इंडस्ट्रीज पे, टेक्सटाइल पे ज्यादातर हम रिलाई करते हैं, उसकी भी हालात आपके सामने है। तो बाकी इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं आती है। वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में फिर वो आपको रोकते हैं कि जी आप बैरियर लगाएं, नॉन टैरिफ बैरियर लगाएं, टैरिफ बैरियर लगाएं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाएं, ताकि हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई जो है वो गुंजाइश निकले। अब IMF के साथ हमने ये भी तय किया है कि हम ट्रेड को लिबरलाइज करेंगे। बस गाड़ियों की इंपोर्ट्स पे हम कुछ अपना जो है वो रिलैक्स करेंगे अपने आप को, और उस पे फिर इसी तरह जो उस पे ड्यूटी थी वो कोई गालबन 10.5% थी, उसको हम 6% पे लेके आएंगे। और इसके अलावा जितने पार्ट्स हैं गाड़ियों के और दूसरे, उनको भी हम करेंगे जो हमारा WTO के साथ एग्रीमेंट है उसके तहत। तो इसका अगरचे इंपोर्ट बढ़ेगी, फिर वही आ जाता है कि अगर इंपोर्ट बढ़ती है तो फिर डॉलराइजेशन, डॉलर का मसला बन जाता है, उसका मसला बन जाता है। तो पाकिस्तान को बड़ा फाइन बैलेंस लेके चल रहे हैं। लेकिन अब एक इसमें जो एनर्जी पॉलिसी है उस हवाले से काम सवाल नेट मीटरिंग पॉलिसी का था, तो कल उस पर फिर क्या बात हुई है, क्या करने जा रही है हुकूमत नेट मीटरिंग का? जिन्होंने सोलर लगवाए हैं वो लोग तो बड़े परेशान है कि अब क्या करेंगे कि 10 रुपए की बिजली हुकूमत उनसे लेगी और वापस जो है वही बिजली जो है वो हमें इतनी महंगी मिलेगी। अच्छा, उसी तनकीद की वजह से गालबन जो है ये पोलिटिसाइज हुआ है मामला, और उसको फैसले को प्राइम मिनिस्टर ने होल्ड किया है। वरना तो जो अप्रूवल दी गई थी ECC की तरफ से वो तो यही था कि उसमें तो बल्कि इससे भी ज्यादा किया गया था। एक तरफ उन्होंने बताया था कि इसका इतलाक जो मौजूदा है नेट मीटरिंग वाले उन पे नहीं होगा, ना ये बिजली वाले का ना दूसरे का, नए वाले होगा। साथ ही उन्होंने एक वहां पे शिक भी रखी थी, तरमीम की थी कि नेपरो को ये इख्तियार दे दिया था कि वो टाइम टू टाइम जब वो जरूरत महसूस करेगा तो इस टैरिफ को भी जो है वो रद्दोबदल उसमें कर सकेगी, और इसमें अगर कोई और चेंज लाना चाहती है तो वो भी ला सकेगी। तो गवर्नमेंट का प्लान यही था कि सरेदस्त तो इसको नए जो लोग हैं उन पे लागू किया जाए और मौजूदा वाले पे इस पे उनको न छेड़ा जाए, ताकि बहुत तनकीद होगी क्योंकि उनकी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है। तो लेकिन
जो हमारे ज़रा ये बताते थे वो यही कह रहे थे कि नेक्स्ट फेज में जाके फिर होना ये था कि जो मौजूदा वाले हैं उनको भी इन्होंने ग्रिड करना था। लेकिन अब ये है कि इसको रोक दिया प्राइम मिनिस्टर ने और ये कहा है कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डिटेल में कंसल्ट करके तो फिर एक प्रपोजल लेके आए। तो मेरा ख्याल है इसमें भी इनको काफी बैलेंस रह के चलना पड़ेगा। जो हमारी FBR के लोगों से बातचीत होती है वो ये कहते हैं कि जो सोलर और नेट मीटरिंग के हवाले से शायद बजट से पहले कुछ ना हो, बजट में कोई कवानीन अमेंडमेंट किए जाएं और वो कहते हैं ना कि गुज्जियां मारनी है, छुपा के मारनी है, कि कोई ऐसी अमेंडमेंट की जाए। वाज़े सामने तौर पे तो नजर नहीं आएगा कि उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया, ओवर्ट नहीं होगा बल्कि हो सकता है कोवर्टली जो है वो ये चीजें हो। तो लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जितना असल में कोई भी चीज हम जो है ना प्लान के बगैर करते हैं, ठीक है पैजली करते हैं, प्रॉब्लम खड़ी होती है तो जो हमारे ऊपर प्रेशर आता है तो हम कहते हैं इसका शॉर्ट सोल्यूशन तलाश करते हैं कि ये कर लें। उसके इफेक्ट्स जो है ना वो हम नहीं देखते। वो सही बात है, वो फिर उस हिसाब से इसमें यही हुआ है कि हमारे नेशनल ग्रिड से बिजली निकली है, हम IPPs को जो देना है वो तो जाहिर बात है वो तो हमने की हुई है, वो फिर देते हैं, रेवेन्यू लॉस होता है तो ले देंगे। उनके पास ये सोलर वाले सार्फिन ही बचे हैं जिनसे जो है वो पूरा किया जा सके। बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी मौजूद थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में खरीफ सीजन का आगाज होते ही मुल्क को एक नए बहरान का सामना है। पानी की शदीद किल्लत है, डैम वीरान है और दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक कम और पहाड़ों पर बर्फ के ज़खायर नाकाफी होने की वजह से माहिरीन ने एक अलर्ट जारी कर दिया है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा के मुताबिक मुल्क के तीनों बड़े जो डैम हैं वहां पर पानी की कमी की वजह से आबपाशी के निज़ाम को शदीद धचका लगा है, जिससे चावल, कपास, गन्ना और मकई जैसी अहम फसलें बुरी तरह से मुतासर हो सकती हैं। हालिया इजलास में इरसा ने अप्रैल के लिए सिर्फ पीने के पानी की फराहमी की जो है मंजूरी दी है, जबकि खरीफ सीजन जो कि अप्रैल तक सितंबर है उसके लिए पानी की दस्तियाबी में 43% कमी का तखमीना लगाया गया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि अगले 3 माह में बारिशों की कमी और दर्जा हरारत में इजाफे से सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। सिंध और पंजाब के दरमियान पानी की तकसीम को लेकर तनाज़ा भी बढ़ा है, जिससे किसानों के मसाइल में इजाफा हो रहा है। अगर फौरी इकदाम ना उठाए गए तो पानी की किल्लत न सिर्फ फसलों की पैदावार को मुतासिर करेगी बल्कि मुल्क की मईशत को भी शदीद नुकसान पहुंचाएगी। माहिरीन का यह कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दस्तियाबी के लिए फौरी तौर पर इक़दाम उठाए और जदीद आबपाशी के तरीके मुतारफ़ कराए जाए और किसानों को ये जो बहरान आ रहा है इससे निमटने के लिए तैयार किया जाए, वरना आने वाले दिनों में जो पानी है उसकी फराहमी और खुराक की किल्लत एक बड़ा मसला बन सकती है। और ये भी साथ ही साथ चाहिए कि पानी के मौसर इस्तेमाल, बारिश के पानी के ज़ख़ीरा करने और काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी से आगाह करने के लिए भी फौरी तौर पर एक सिस्टमैटिक तरीके से इक़दाम उठाए जाएं। और ये क्योंकि ये आज का या इस सीज़न का मसला नहीं है बल्कि ये ऐसा लगता है कि हर साल पाकिस्तान को इस तरह के चैलेंजेस से और पाकिस्तान के किसानों को इस तरह के मसाइल से निमटना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।